नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं चैप्टर 8 भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के चैप्टर 8 ध्वनि संरचना जो MST 7 से है उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परिचय देखते हैं। भाषा की सबसे लघुतम इकाई रूप में अपनी सुव्यवस्थित एवं कर्मगत स्थान प्राप्ति के साथ अर्थ ज्ञापन कराती है, अर्थात ध्वनियों का सही मेल एक शब्द का निर्माण करता है। स्वनिम एक अर्थवेदक इकाई है जो ध्वनि का ही रूप है। इस प्रकार भाषा की संरचना में न्यूनतम स्तर पर ध्वनि तथा महत्तम स्तर पर प्रोक्ति है। अतः भाषिक विश्लेषण ने ध्वनि से प्रोक्ति तक की व्यवस्था का अध्ययन किसी भी भाषा की आंतरिक संरचना की जानकारी में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उतना ही अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में भी। इस पाठ में हम भाषा को न्यूनतम इकाइयों ध्वनि तथा स्वनिम का वर्गीकरण तथा इनके समस्याओं के विवरण का अध्ययन करेंगे। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान क्या है जानते हैं। मानव मुख से उच्चारित सार्थक स्वर को ध्वनि कहते हैं। सार्थक स्वर को ध्वनि कहते हैं, अर्थात मनुष्य के मुख से प्रयत्नपूर्वक उच्चारित हुई हो, जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो और जो अन्य ध्वनि या ध्वनियों के साथ मिलकर अर्थ प्रकट करती हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है, भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से अलग व्यक्तित्व हो। इस प्रकार ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है जिसकी उत्पत्ति, विकास, प्रकार, उच्चारण में सहायता लिए जाने वाले अवयव इत्यादि विषयों का विश्लेषण जिस ग्रंथ में वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। इसके लिए फोनोटिक्स, फोनोलॉजी आदि नाम प्रचलित है। ग्रीक में फोन का अर्थ ध्वनि है, ध्वनि से है, तथा लॉजी अथवा टिक्स का अर्थ विज्ञान से है। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इसके लिए ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र, स्वर विज्ञान, स्वनिम विज्ञान आदि नाम प्रचलित है। ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं मानी गई। उच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, संवाहनिक ध्वनि विज्ञान, श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। एक है आपका उच्चारणिक ध्वनि विज्ञान यानी उच्चारण को लेकर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। संवाहनिक ध्वनि विज्ञान एक्यूस्टिक फोनेटिक्स तथा श्रवणिक ध्वनि विज्ञान ऑडिटोरी फोनेटिक्स। विद्वानों ने ध्वनि के 2 भेद किए हैं, स्वर और व्यंजन ध्वनि। वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख विवर से बाहर निकल जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। स्वर तथा व्यंजन का वर्गीकरण अत्यंत प्राचीन है। महाअभ्यासकार पतंजलि ने स्वर की परिभाषा देते हुए कहा है, स्वयं राजनेतित स्वराः अन्वग भवति व्यंजन मिति। अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर है, व्यंजन उन पर आश्रित है। आगे भी याज्ञवल्क्य शिक्षा, वृत्तीय वर्तिका आदि ग्रंथों में इसी बात को कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर वह घोष ध्वनि है जिसके उच्चारण से हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने के अनुसार स्वर में ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता।
ब्लूफील्ड के अनुसार vowels are modification of voiced sound that involve on closer friction or contact of the tongue with lips। इस प्रकार हिंदी में स्वर की संख्या 11 मानी गई है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला है जीवा। जीवा स्थान की दृष्टि से अथवा जीव के भाग की दृष्टि से अथवा जीव के उत्थापित भाग के अनुसार किसी स्वर के उच्चारण में जीव का अग्रभाग सक्रिय रहता है तो किसी में मध्य अथवा पश्च। इस आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। अग्रस्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, आ। दूसरा है, एक तो हो गया जीव स्थान की दृष्टि से, जीवा की दृष्टि से। दूसरा वृत्तता की दृष्टि से अथवा मुख विवर की स्थिति के आधार पर अथवा जीवा की ऊंचाई के अनुसार स्वर के उच्चारण में मुख विवर कभी अधिक खुला रहता है तो कभी कम। इस आधार पर 4 भेद है। एक विवृत का अर्थ है खुला हुआ। जब जीव का विशिष्ट भाग कम उठा हो तो मुख खुला हुआ रहेगा। ऐसे में उच्चारित स्वर है आ। अर्धविवृत में जीवा थोड़ा ऊपर उठी होती है। अर्धविवृत स्वर है ए, ऐ, ए, ओ। संवृत जब मुख विवर का ऊपरी भाग और जीभ के बीच कम से कम दूरी होती है तो संवृत स्वरों के उच्चारण होते हैं ई, उ। अर्धसंवृत जब मुख विवर के ऊपरी भाग और जीवा के बीच की दूरी संवृत की अपेक्षा अधिक रहती है तो अर्धसंवृत ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे ए, ओ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर यानी ओठों की स्थिति के आधार पर उच्चारण के क्रम में ओठों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। गोलाकार एवं अगोलाकार के आधार पर प्रधानतः 2 भेद हैं। वर्तुला अथवा वृत्ताकार जिसके उच्चारण से ओष्ठ का अगला भाग गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, आ। अवर्तुल्य अथवा अवृत्ताकार जब ओष्ठ सहज स्थिति में रहते हैं वे स्वर है अ, आ, ई, ए, ऐ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने गौण रूप में पूर्ण वृत्तमुखी, अल्प वृत्तमुखी, उदासीन तथा पूर्ण विस्तृत आदि भेद माना है तो डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने तीसरा भेद प्रसूत, जिसे अंग्रेजी में फ्लैट कहते हैं, माना है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने स्वर का निम्नलिखित वर्गीकरण स्वीकार किया है। मात्रा के आधार पर, रचना के आधार पर, स्वतंत्री के आधार पर, कौवे की स्थिति के आधार पर। हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ तथा उनका वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियाँ वे हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती बल्कि उसे संघर्ष एवं घर्षण के साथ निकलना पड़ता है। पतंजलि ने व्यंजन को परिभाषित करते हुए कहा है अनवग भवति व्यंजनमिति। अंग्रेजी में व्यंजन को कंसोनेंट कहते हैं। वॉल्क एंड टैगर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़े से आने वाली वायु स्वरतंत्री या मुख मार्ग में कहीं पूर्णतया रोकी जाती है या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो इससे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता या संकीर्ण मार्ग से संघर्ष खाते हुए निकलना पड़ता है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार व्यंजन के ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है। इन व्यंजनों का वर्गीकरण विद्वानों ने निम्न आधार पर किया है। स्थान की दृष्टि से अथवा उच्चारण स्थान की दृष्टि से मनुष्य के उच्चारण अवयव जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं निम्नलिखित है। स्वर यंत्रमुखी ह, कोमल तालु या कंठ्य क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य या कठोर तालव्य य, स, च वर्ग,
मूर्धन्य ट वर्ग। च वर्ग में आपका आ जाता है च छ ज झन्य। मूर्धन्य ट वर्ग में आपका ठ ड ढ ण री और स वश्च एल्वोकल एल्वोकल एल्वोलेक न ल स ज न लह। दंत्य वर्ग में त थ द ध ल स। दंत्यष्ट में व फ। ओष्ठ्य वर्ग में प फ म आते हैं। क प्रयत्न के आधार पर उच्चारण में भूमिका निभाने वाले यंत्र को उच्चारण के समय अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। अतः व्यंजन ध्वनियों को प्रयत्न के आधार पर इस प्रकार बांटा गया है। स्पर्श स्टॉप। इसके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे अवयव को स्पर्श करता है तथा ध्वनि का उच्चारण हेतु उच्चारण होता है। इसे स्फोट भी कहा गया है। अतः स्पर्श ध्वनि है क ख ग ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। संघर्ष वे ध्वनियाँ जो संघर्ष के साथ मुख विवर से बाहर आती है, जैसे य स स ह ज ख ग फ। स्पर्श संघर्षी। इनके उच्चारण में स्पर्श के पाश्चात्य संघर्ष होता है, जैसे च छ ज झ। अंतस्थ स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ कहलाती है। इसके अंतर्गत य ब र ळ स आदि आती हैं। अर्ध स्वर लुंठित तथा पार्श्वक ध्वनियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। अर्ध स्वर य व पार्श्वक। इनके उच्चारण में मुंह के माध्यम मार्ग के दो अवयव आपस में जुड़कर वायु को अवरुद्ध करते हैं, लेकिन दोनों पार्श्वों से वायु निकलती है। पार्श्ववर्क ध्वनियाँ कहलाती है। यह है ल और लह। लुंठित जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक बेलनाकार मुड़ जाती है तथा तालु प्रदेश को छूती है, लुंठित कहलाती है, जैसे र और रह। उत्क्षिप्त जो है इसके उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर झटके से मारकर उसे सीधा कर लेते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है ड ढ। ख है घोषत्व के आधार पर अथवा स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर जिन व्यंजनों के आचरण में स्वरतंत्रियाँ झंकृत अझंकृत होती है उन्हें घोषत्व अथवा झंकृति के आधार पर बांटा गया है। इस प्रकार के दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, सघोष घोष तथा अघोष। संघोष या घोष क्या होता है? जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ कामती या झंकृत होती है, सघोष कहलाती है। ये ध्वनियाँ हैं हिंदी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम ध्वनियाँ, अर्थात क ख तो ग घ व घोष है तथा य र ळ व ज ग ढ ढ आदि घोष हैं। क वर्ग प्रत्येक वर्ग की, च वर्ग तीसरी चौथी तथा ट वर्ग त वर्ग और पंचवर्ग पांचवी। अघोष जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ झंकृत या कंपित नहीं होती है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग की प्रथम एवं द्वितीय ध्वनियाँ अघोष है। क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा स स ह। ग है प्राणत्व के आधार पर, प्राण अथवा श्वास की शक्ति के आधार पर व्यंजन को अल्प प्राण एवं महाप्राण में बांटा गया है। अल्प प्राण कुछ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है तथा अल्प बल लगता है, अल्प प्राण कहलाती हैं। जैसे हिंदी के पांचों वर्गों की पहली, तीसरी तथा पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं तथा क ख व च ज न्य ट ठ ण त थ न प ब म तथा य र ळ महाप्राण। कुछ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है
तथा हकार की ध्वनियाँ निकलती है। महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी के सभी वर्गों की द्वितीय तथा चतुर्थ ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं, यथा क, ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ढ, थ, ध, प, फ, भ तथा नह, मह, लह, रह, ढ। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने अन्य आधारों पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। ह्रस्वता, दीर्घता, संयुक्ता, असंयुक्ता आदि। हिंदी की आगत ध्वनियाँ हिंदी भाषा में अनेक संस्कृति संघर्ष झेला है, भाषा का स्पर्श झेला है, अतः हिंदी के अंतर्गत उनके दूसरी भाषा के शब्द भी स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये ध्वनियाँ हिंदी में इतनी रच बस गई हैं कि अब इनको हिंदी ही कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा से आए स्वर है ए और आ। ए कैंप, मैम्प, पैन, फैन। आ गाढ़, काल, बॉल, माल इत्यादि। आगत व्यंजन में है क, ख, ग, ज, फ। इनके प्रयोग में न्यूनतम विरोधी युग्म मिल जाते हैं, जैसे ताक, ताकना, तक। दीवार का आला, फन, सांप, कफन, फन, हुनर इत्यादि। इन आगत ध्वनि में अरबी फारसी के क, ख, ग, ज, फ में ज, फ अंग्रेजी में भी है। अतः इन व्यंजनों में बहुत विद्वानों का मत है कि ज, फ का प्रयोग किया जाएगा तथा अन्य को हिंदी के व्यंजन की भांति ही प्रयोग किया जाए। अ, ए ध्वनियों के बारे में हिंदी में मानकीकरण को लेकर एक रूपता का प्रयास चल रहा है। हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ संस्कृत से हिंदी तक का सफल परिवर्तन की वह दिशा है जो भाषा की सरलतम रूप प्रदान करती है तथा उसके सभी अवयवों में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी की कई ध्वनियाँ ऐसी हैं जो नव विकसित हैं, ड, ढ, न, म, लह तथा हिंदी के अनुनासिक स्वर। हालांकि परिवर्तन तो अन्य ध्वनियों के संदर्भ में भी हुए, किंतु परिवर्तन उनके उच्चारण स्थान आदि में हुए तो कुछ ध्वनियाँ विलुप्त हो गई, अतः हिंदी में उनका प्रयोग नहीं होता है। ड, ढ ध्वनि स्वरूप में पहले नहीं थे। अपभ्रंश काल में इनका विकास हुआ, किंतु अलग लिपि चिन्ह इन्हें हिंदी में ही प्राप्त हुआ। ड, ढ से इनका भेद करने के लिए इनके नीचे बिंदु लगाकर लिखा जाना लगा। इनका उच्चारण स्थान भी बदल गया, इन्हें उत्क्षिप्त कहा गया। ढ महाप्राण ध्वनि है तथा ढ अल्प प्राण। इनके परिवर्तन को अर्थात विकास को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। ढ वृद्ध, बुढ़ा, बुढ़ा। ढ घोटिका, घोड़िया, घोड़ी। लह, न, म ध्वनियाँ क्रमशः ल, न, म से विकसित है। लह ध्वनि ल का महाप्राण रूप है तो न, मह भी न, म का प्राणीकरण है। जैसे नह कान्हा, मह तुम्हारा, लह अल्लाह। अनुनासिक स्वर के उच्चारण में विभिन्न स्वर का स्थान तो मौलिक ही रहता है, केवल नई स्थिति यह हो जाती है कि कोमल तालु एवं कौवे के नीचे झुकने से हवा नासिक का मार्ग से भी निकलती है। यह अर्थभेद की क्षमता रखते हैं, जैसे सवार, संवार, पूंछ, पूंछ, चौंक, चौंक आदि। इनके लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। खंडेतर ध्वनियाँ। भाषा का आधार ध्वनि होता है। इन ध्वनियों में केवल स्वर एवं व्यंजन ही नहीं होता, बल्कि इनके साथ अखंडात्मक रूप ग्रामिक ध्वनियाँ भी संयुक्त है। ये स्वर व्यंजन सापेक्ष है, इनको पद या रूप में अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें खंडेतर ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्वनि गुण की अखंडात्मक इकाई है। इसके अंतर्गत बालाघात, अनुतान, अनुनासिकता, मात्रा, संहिता आदि आती है। चूँकि इन अखंडात्मक ध्वनियों के द्वारा ही रूप या पद का अर्थ प्रस्फुटित होता है, अतः अक्षर की सकल्पना समझना आवश्यक है। अक्षर तथा अक्षरिक संरचना। अक्षर को मुखरता के आधार पर अ प्लस क्षर तथा अक्ष प्लस र के रूप में उच्चारित कर सकते हैं। अ प्लस क्षर का अर्थ होगा
जिसका क्षरण नहीं हो। अक्ष प्लस र का अर्थ होगा अक्ष वाला अर्थात शीर्ष या धुरी वाला। इसी अर्थ में यह अंग्रेजी के सिलेबल शब्द का पर्यायवाची है। अक्षर का हिंदी तथा संस्कृत में कई अर्थों में प्रयोग होता है। हर्फ या वर्ग चिन्ह, स्वर, अनुस्वर आदि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अक्षर एक ध्वनि है अथवा एकाधिक ध्वनि की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके से होता है तथा जिसमें एक स्वर अवश्य होता है। उसके पहले या बाद में एक या अधिक व्यंजन आ भी सकते हैं, नहीं भी। कालक्रम में अक्षर के अर्थ बदलते रहते हैं। अक्षर वाक के अर्थ में भी प्रचलित रहा है। वास्तव में शब्द के विधायक तत्व को अक्षर कहा गया है। हिंदी भाषा अक्षरिक है। क, ख, च, छ, प, फ, ट, ठ आदि हिंदी के अक्षर हैं जो स्वर के संयोग से रचित है। अक्षरिक संरचना मुखरता उच्चारण की प्रभावशाली विशिष्टता है। स्वर अधिक मुखरित होते हैं और व्यंजन कम। संरचनात्मक मुख्य ध्वनियाँ ही अक्षर होती है। शब्द ही मुखरता को शीर्ष के आधार पर विभाजित किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अक्षर में स्वर शीर्ष या केंद्र होता है तथा उसके पहले वाला या पहले व्यंजन पूर्व गुहर तथा बाद वाला या बाद वाले व्यंजन पर गुहर उच्चारण में शीर्ष मुख्य होता है। बनिस्पत पूर्व और पर गह्वर के। गह्वर अनाक्षरिक होते हैं। नाभि या शीर्ष को अक्षरिक माना जाता है। उदाहरण स्वरूप राम, र प्लस आ, म हलंत, र हलंत आ, र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, राम। यह र पूर्व गुहर है, आ शीर्ष या केंद्र है तथा म पर गुहर है। इसी प्रकार कर्म। कर्म में क हलंत पूर्वाग्रह गह्वर, अ केंद्रक है, र हलंत और म हलंत पर गह्वर है। अपवाद के रूप में कई व्यंजन भी भाषाओं में शीर्ष का काम करते हैं, तब इन्हें अक्षरिक व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक भाषा में एकाक्षरिक शब्द अधिक होते हैं। हिंदी की अक्षरिक संरचना या एकल अक्षर की संरचना निम्न प्रकार की होती है। आज आ प्लस ज, अस्त अ प्लस स हलंत प्लस त हलंत, कुल क हलंत प्लस उ, ल हलंत आदि। हिंदी में एकाधिक अक्षरों के शब्द भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए द्विअक्षरी जैसे अभी, त्रिअक्षरी आवारा, चतुरक्षरी अभिनंदन तथा पंचाक्षरी अंधानुकरण शब्द मिलते हैं। अतः हिंदी भाषा में एकाक्षरी तथा अनेकाक्षरी सही प्रकार के शब्द पाए जाते हैं तथा अक्षर विभाजन के नियम प्रत्येक भाषा के अपने होते हैं। बल तथा बलाघात। किसी वाक्य को बोलते समय उसके सभी खंडों पर बराबर बल नहीं दिया जाता है, कभी एक शब्द पर तो कभी दूसरे शब्द पर। शब्द भी एकाधिक अक्षर वाला हो तो उसके अक्षरों पर भी बराबर बल नहीं पड़ता, किसी न किसी अक्षर पर अधिक जोर पड़ता है, जिसे बलाघात कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, बलाघात उच्चारण शक्ति की वह मात्रा है जिससे किसी भाषिक इकाई का उच्चारण किया जाता है तथा जो उच्चारण के लिए भीतर से आई हुई हवा की तीव्रता एवं उच्चारण से संबंध मांसपेशियों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी ध्वनि पूर्णतः बलाघात रहित नहीं होती। ध्वनि बलाघात में किसी एक ध्वनि पर बलाघात होता है। हिंदी और अंग्रेजी बलाघात प्रधान भाषाएं हैं। ध्वनि पर बलाघात के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसमें परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसका उच्चारण अस्वाभाविक लगेगा। प्रधानतः हिंदी भाषा में शब्द की अंतिम ध्वनि पर बलाघात नहीं लगते हैं। यथा आज, आ प्लस ज हलंत प्लस अ, यहाँ आ बलाघात है। ज का उच्चारण लगभग ज हलंत के रूप में होता है, जो अत्यंत अलोप का विवाद वाला विषय है। सुर, तान तथा अनुतान। सुर बलाघात के समय सुर भी मनोवैज्ञानिक होता है। घोष ध्वनियों के उच्चारण में
स्वतंत्रियों के कंपन से स्वराघात होता है। कंपन की उच्चता एवं निम्नता पर सुर की उच्चता एवं निम्नता टिकी हुई है। अघोष ध्वनियों से इसका कोई संबंध नहीं। सुर के प्राय दो भेद किए जाते हैं, आरोह तथा उच्चता एवं अवरोह तथा निम्नता। वैदिक संस्कृत में सुरों के 3 भेद किए गए हैं, उदात्त, स्वरित और अनुदात्त। वैसे सुर अनेक हो सकते हैं। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य में इनकी संख्या 4 है, तो नारद शिक्षा में 5। पतंजलि ने इसके 7 भेद किए हैं। सुर के आरोह अवरोह से शब्द तथा वाक्यों के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। सुर या तान तारतव्य का संबंध संगीत से मूलतः होता है। वैदिक भाषा स्वराघात प्रधान भाषा थी, इसलिए वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण स्वराघात के नियमों के अंतर्गत होता था। स्वराघात ध्वन्यात्मक होते हुए भी भेदक होता है। पाइक ने स्वीकार किया है कि तान के आधार पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अनुतान सुरलहर। सुर का संबंध किसी एक ध्वनि से होता है, जबकि 2 या अधिक ध्वनियों की कोई इकाई के उच्चारण में उतार चढ़ाव को सुरलहर या अनुतान कहते हैं। अनुतान श्रृंखलाबद्ध भाषा में ही संभव है। अनुतान का प्रयोग वाक्य स्तर पर होता है। अनुतान के कारण वाक्य रचना में विच्छेद या विखंडन उत्पन्न होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अनुतान या सुरलहर सुरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है, जो एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुनाई पड़ता है। विश्व भाषा को अनुतान की दृष्टि से 2 भागों में रखा गया है, तान भाषाएं, उत्तान भाषाएं। तान भाषाएं हैं चीनी, बर्मी, एफिक आदि। अतान भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी आदि। तान भाषाओं में अनुतान से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है तथा व्याकरणिक अर्थ भी, जबकि अतान भाषाओं में केवल आश्चर्य, प्रश्न, अनिच्छा आदि प्रयोजन से भेद हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, वह खा रहा है सामान्य है, वह खा रहा है प्रश्न। मोहन गया सामान्य, मोहन गया प्रश्न, मोहन गया आश्चर्य। अच्छा, शब्द अनुतान से कभी तो आश्चर्य, कभी अनिच्छा, तो कभी स्वीकार का बोध होता है। विद्वानों ने अनुतान के 3 मुख्य प्रकार गिनाए हैं, कोशार्थ परिवर्तन, व्याकरणार्थ परिवर्तन, सामान्य कथन, प्रश्न आचार्य आदि का घोतन। अतः लिखित और उच्चारित भाषा को प्रकार स्तर पर भी भिन्न अर्थ अनुतान के द्वारा ही प्राप्त होता है। दीर्घता, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा काल कहते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में कम लगता है तो किसी में ज़्यादा। अधिक समय लगने वाली ध्वनियों के उच्चारण को दीर्घ कहते हैं। दीर्घता स्वर के वर्गीकरण का आधार तथा यह अर्थभेदक इकाई है। उदाहरण स्वरूप, अगम, आगम, अ ग्रेटर देन आ यानी अगम, आगम कम होता है। दुर्लभ और प्राप्ति, आदि, आदि, हाँ, जहाँ पर ई लेस देन बड़ी ई है। और आरती, 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 जहाँ पर आरती और आरती। और विरक्ति व धूप दीप दिखाना, अरि, अरि। शत्रु संबोधन में कुल, कुल, वंश और किनारा इत्यादि। ओके, तो कुल का एक है वंश और कुल का एक किनारा है। अरि एक शत्रु है, अरि एक संबोधन है, और आरती एक विरक्ति है, आरती एक धूप दिखाना है, और आदि एक आरंभ है, आदि एक अभ्यस्त है, अगम एक दुर्लभ है, आगम एक प्राप्ति है। विद्वान ने मोटे तौर पर मात्रा के 5 भेद किए हैं, ह्स्वार्थ, ह्स्वर, इस्सत, दीर्घ, प्लुत, प्लुत। ये सभी भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किए गए हैं। दीर्घता का संबंध केवल स्वर से मानना उचित नहीं है। मात्रा स्वर, अर्धस्वर, व्यंजन सभी की होती है। उदाहरण के लिए बच्चा के उच्चारण में ध्यान दिया जाए तो च 2 नहीं अपितु एक ही ध्वनि का दीर्घ
रूप है। सामान्यतः स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए प्राय यह मान लिया जाता है कि स्वर का ही दीर्घ रूप होता है। अनुनासिकता, हिंदी के स्वर का उच्चारण अनुनासिक तथा निर्नुनासिक होता है। वैसे स्वर ध्वनि निर्नुनासिक होती है। जब मुख्य द्वार और नासिक द्वार दोनों में श्वास की क्रिया होती है तो अनुनासिक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके दो प्रकार है, पूर्ण और रंजित। जब श्वास क्रिया मौखिक कम और अनुनासिक अधिक होती है तो स्वर पूर्ण अनुनासिक होता है, जैसे दांत, आंगन, गांव, सांचा, चांद आदि। जब मौखिक श्वसन अधिक होता है तो रंजित अनुनासिक होता है, जैसे राम, नाम आदि। अनुनासिक स्वर एक अर्थभेदक इकाई है, इसलिए इसे खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे गोद, गोंद, पूछ, पूंछ इत्यादि। संहिता या संगम, किसी शब्द का उच्चारण करते समय बिना किसी प्रकार के बाधा उपस्थित किए उच्चारित शब्द खंडों के बीच एक अल्प विराम ले लिया जाता है तो अलग अलग अर्थ की अभिव्यक्ति होती है जो शब्द के मूल अर्थ से भिन्न होता है। विराम या मौन को भी संगम कहते हैं। उदाहरण, तुम्हारे, मैं, तुम, हारे। ध्वनियों के बीच विराम से अर्थ बदल जाता है। यहाँ म और ह के बीच थोड़ा अवकाश या विराम है। इसी विराम या मौन को संगम, संहिता, विभूति, योजक, मौन कहते हैं। संगम या विराम के कई प्रकार होते हैं, अर्थात आंतरिक विराम, सीमांतिक विराम, रूपीमिक विराम, अक्षरिक विराम, व्याकरणिक विराम आदि। हिंदी में शब्द और वाक्य दोनों स्तर पर विभूति का प्रयोग मिलता है। उदाहरण, खाली, खाली, पीली, पीली, होली, होली, हसीना, हंसी, ना आई, बंदर, खा गया, बंदर, रखा गया इत्यादि। इसके अतिरिक्त विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम आदि भी संगम अथवा विभृत का काम है। स्वनिम विज्ञान तथा निष्पादक स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिम का अध्ययन जिस विज्ञान की सहायता से किया जाता है उसे स्वनिम विज्ञान कहते हैं, फोनेमिक कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वनिम अर्थात ध्वनि और ग्राम, उपस्वन यानी संध्वनि का निर्धारण, उपस्वन का वितरण, स्वर और व्यंजन स्वनिमों का उस भाषा में प्रयुक्त संयोग एवं अनुक्रम प्राप्त खंडेतर स्वनिमों की व्यवस्था आदि का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। ब्लूमफील्ड के अनुसार विशिष्ट ध्वनि अभिलक्षणों की लघुतम इकाई को स्वनिम कहते हैं। ब्लॉक तथा टेगर के अनुसार ध्वनि निग्राम ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है, अन्य ध्वनियों से व्यतिरिक्त और भिन्न होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण या श्रोतव्यता की दृष्टि से पृथक अस्तित्व हो। स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत स्वनिम तथा सस्वन की पूरी व्यवस्था पर विचार किया जाता है। स्वनिम का भाषा में प्रयुक्त रूप सस्वन है, अर्थात यह स्वनिम का ऐसा रूप है जो अर्थवेदक नहीं होता तथा इसकी सत्ता भौतिक होती है। ब्लॉक एंड टैगर ने कहा है, ध्वनिग्राम की एकाकी ध्वनियाँ स्वध्वनियाँ हैं। उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है। काल, गाल, लाल, बाल। यहाँ पर काल में क हलंत प्लस आ, ल हलंत प्लस अ की व्यवस्था है। क हलंत को स्वनिम के रूप में मानकर जब हम विश्लेषण करते हैं जो देखते हैं कि उपयुक्त सभी शब्दों में क, ग, ल तथा ब के अतिरिक्त सभी ध्वनियाँ समान हैं, किंतु चारों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। अतः यहाँ क हलंत, ग हलंत आदि स्वनिम है जो अर्थ भेद करते हैं, किंतु जब हम लोटा, उल्टा, लुच्चा आदि शब्द के ल पर विचार करते हैं, यहाँ ल स्वनिम है लेकिन लू, लो, ल के उच्चारण में थोड़ा अंतर अवश्य आ जाता है।
जो अत्यंत ही सूक्ष्म विश्लेषण है, अर्थात लहलंत, लहलंत, लहलंत और लहलंत में स्वनिम के सस्वन हैं जो प्रयोग में आते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वनिम की सत्ता मानसिक होती है स्वनिम की सत्ता मानसिक हो सकती है या भौतिक। अर्थात स्वनिम अत्यंत सूक्ष्म एवं अमृत होता है, जिसका शब्द में प्रयोग सस्वन के रूप में होता है। अतः स्वनिम प्रयुक्ति नहीं होता, केवल सस्वन ही प्रयोग में आता है। एक स्वनिम के अनेक सस्वन हो सकते हैं, जैसे क में क और एक क1, क2, क3 चिन्ह स्वनिम के लिए है और ये चिन्ह सस्वन के लिए है। तीसरा है स्वनिम एक अर्थभेदक इकाई है, जबकि सस्वन अर्थभेदक नहीं है। स्वनिम जाति होता है तथा सस्वन व्यक्ति है। इस प्रकार स्वनिम दो प्रकार है, खंड्य स्वनिम, खंड्येतर स्वनिम। खंड्य स्वनिम में स्वर स्वनिम तथा व्यंजन स्वनिम आते हैं तथा खंड्येतर स्वनिम में अनुतान, बालघात, दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता आते हैं। निष्पादक व्याकरण तथा स्वनिम विज्ञान। भाषा विज्ञान की संरचनात्मक विश्लेषण पद्धति में भाषा के विभिन्न अवयवों का स्वतंत्र अध्ययन प्रारंभ हुआ। भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि मानते हुए उसका ध्वनि स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन प्रारंभ हुआ। चॉम्स्की के सिद्धांत रूपांतरण निष्पादक व्याकरण कहलाता है। नोम चॉम्स्की ने भाषा को मनुष्य की जन्मजात क्षमता माना है तथा प्रत्येक मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। वो भाषा के सीमित नियमों से असीमित वाक्यों का निर्माण कर सकता है। अर्थात भाषा की क्षमता एक मानसिक संकल्पना है जो अमृत है। अतः आंतरिक संरचना को बाह्य में रूपांतरित करने के कुछ नियम बनाए गए चॉम्स्की के निष्पादन संकलित है। अर्थात इस क्या रमेश किताब नहीं पढ़ रहा, वाक्य की मूल संरचना रमेश किताब पढ़ता है। इसमें प्रश्न सूचक एवं निषेध सूचक तथा ह का लोप आदि नियम एक साथ लगे हैं। भाषा की यह आंतरिक संरचना भाषा के प्रत्येक स्तर पर भी होंगे। अतः स्वनिम स्तर पर ड, ढ, ड, ढ में वाक्य में मूल स्वनिम ढ और ढ की होगी, क्योंकि ढ और ढ क्रमशः दो स्वर के मध्य आने वाले रूपांतरित हो गए हैं। अतः निष्पादक व्याकरण के सिद्धांत से प्रभावित स्वनिम विज्ञान को निष्पादक स्वनिम विज्ञान कहते हैं। अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तर पर एवं निष्पादक स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान में स्वनिम एवं सस्वनों को स्वनिकीय एवं सस्वनिमिक स्तर पर विशेषित करना पड़ता है। स्वनिकीय स्तर वह है जहाँ ध्वनियों के उच्चारण संबंधी संकल्पनाओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसा उच्चारण में होने वाले स्वर, तंत्रियों में खिंचाव, प्राणत्व, ध्वनियों की लंबाई आदि। अर्थात स्वनिक स्तर का विश्लेषण अत्यंत ही सूक्ष्म है। यह सर्वथा अमृत है। स्वनिकीय स्तर पर ध्वनि के उच्चारित रूप का विवेचन कर सस्वनों को उद्घाटित किया जाता है। वही स्वनिमिक स्तर में स्वनिम की संकल्पना अंतर्मूर्त रहती है। यदि स्वनिकीय रूप इतना अमृत है तो स्वनिमिक रूप का विश्लेषण तो और कठिन होगा। निष्पादक स्वनिम विज्ञान ने तो स्वनिम की सत्ता को ही नकार दिया और स्वनिम से भी अमृत की संकल्पना जो जन्म देने की बात कही तथा स्वनिमिक विश्लेषण की असमर्थता पर विवरणात्मक स्वनिमीय स्तर की संकल्पना देकर इस परिवर्तन को रूपांतरण निष्पादन स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत समाहित कर लिया। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रिसिटी में C में उच्चारण भेद हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी का उच्चारण मिलता है। यहाँ स्वनिमिक विश्लेषण स्तर पर के का
सस्वन तथा एस का सस्वन मान लेते हैं, तो निष्पादन स्वनिमिक विज्ञान इससे भी अमृत विश्लेषण करता है। निष्पादक स्वनिमिक विज्ञान तथा प्रभेदक अभिलक्षण। स्वनिम विज्ञान में जहाँ स्वनिम को अविभाज्य माना गया था, वही निष्पादक स्वनिम विज्ञान में स्वनिम की सत्ता को नकार दिया, क्योंकि इसका विश्लेषण स्तर अत्यंत ही अमूर्त है, जिसको स्वनिम भी नहीं विश्लेषित कर सकता है। इसके साथ ही स्वनिमों जिसे भाषा वैज्ञानिकों ने अविभाजित माना था कि विभाजन उसके आंतरिक अभिलक्षणों के आधार पर कर दिया, जैसे क अल्प प्राण अघोष स्पर्श, ख अघोष महाप्राण स्पर्शी, ग घोष अल्प प्राण स्पर्शी, घ घोष महाप्राण स्पर्शी। ये अंतर प्रभेदक अभिलक्षण कहलाते हैं। द्विचर अभिलक्षण लक्षण। द्विचर अभिलक्षण बाइनरी फीचर्स। निष्पादक स्वनिम विज्ञान में स्वनिमों में जो अभिलक्षण स्तर के भेद को आधार बनाया गया, अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण के कारण इस विज्ञान के विद्वानों ने प्लस और माइनस का प्रयोग उचित समझा। अतः क अघोष है, ग अघोष ध्वनि है, तो इनको स्पष्ट करने के लिए क घोष तथा प्लस घोष से चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे में एक ही मूल्य से प्लस और माइनस लगातार दो अभिलक्षणों को व्यक्त करना ही द्विचर अभिलक्षण कहलाता है। स्वनिमिक नियम तथा उनकी लेखन विधि। निष्पादक स्वनिम विज्ञान को अमृत स्वनिमों को उच्चारण के रूप में अभिव्यक्त के कुछ नियम। ये नियम ध्वनियों में परिवर्तन को भी दिखाते हैं। यहाँ निष्पादक स्वनिम विज्ञान इस परिवर्तन को भी प्लस और माइनस के रूप में व्यक्त करता है, अर्थात ढ यानी ढ जो बिंदु वाली है, ध्वनियों में परिवर्तन को ड ढ स्वर अर्थात दो स्वरों के बीच में आने पर यह परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार नासिकीय ध्वनियों को प्लस माइनस दीर्घ से सूचित किया जा सकता है। हिंदी की स्वनिमिक समस्याएं। हिंदी स्वनिमिक व्यवस्था में स्वनिमों के क्रमबद्ध रूप में निर्मित शब्द में कुछ समस्याएं सामने आती है। वे है अ लोप की समस्या, उत्क्षिप्त ध्वनियों की समस्या, नासिकीय ध्वनि की समस्या, महाप्राण ध्वनियों की समस्या आदि। अलोप की समस्या हिंदी का सर्वाधिक विवादित नियम है। वैसे तो यह आधुनिक भाषा विश्लेषण के संदर्भ में चर्चा में आया है, किंतु यह प्राचीन व्याकरणों के लिए भी समस्या बनी रही। आधुनिक भाषाविदों ने श्रीवास्तव, ब्रूशो, नारंग, प्रोफेसर नारंग आदि विद्वानों ने विशेष रूप में इस समस्या पर विचार किया है। अलोप की समस्या दो प्रकार की होती है, अत्यंत अलोप तथा मध्य अलोप। अत्यंत अलोप इस समस्या में विचारणीय यह है कि हिंदी के प्राय शब्दों के उच्चारण में प्रयुक्त अंत में अ का लोप कर देता है। यथा आप बात ना चाहते। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अत्यंत अलोप के कुछ नियम निर्धारित किए हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि उच्चारण का अस्वनिक स्तर पर अत्यंत अ हिंदी में होता है, किंतु स्वनिमिक स्तर पर इन शब्दों के अंत में अ है। मंजू ओहाला आदि विद्वानों का मानना है कि स्वनिक तथा स्वनिमिक दोनों ही स्तर पर अत्यंत अ नहीं है। इस प्रकार इन मतभेदों के बावजूद अत्यंत अलोप संबंधी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। पहला नियम जिसके अंत में अ के पूर्व अल्प प्राण स्पर्श और स्पर्श संघर्षी आते हैं, उनमें अ का उच्चारण नहीं होता। दूसरा है जिसके अंत में पार्श्विक कंपन जात तथा संघर्षी व्यंजन होते हैं, भी अ का उच्चारण नहीं होता, यथात बाल गाल मार। तीसरा है इसमें महाप्राण उत्क्षिप्त और अर्धस्वर होते हैं। यहाँ अ जैसे ध्वनि सुनाई तो पड़ती है, किंतु वह उच्चारण का अत्यांशय होता है, भूख, लाभ, हाथ इत्यादि।
फलतः अलोप एक समस्या है जो अध्ययन का विषय है। विद्वान ने न स्वीकारने के बावजूद अ की स्थिति व्याकरणिक रूप से अथवा संधि की दृष्टि से मानना उचित होगा। यदि अ नहीं मानकर शब्द में व्यंजनात् मानेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। जैसे रामावतार में राम प्लस अवतार, यहाँ थे राम को व्यंजनात् तो म हलंत अ में म होगा, अर्थात राम अवतार शब्द का निर्माण होगा। अतः अ की सत्ता कई स्तरों पर स्वीकारना आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है अ प्लस ओ औ, अ प्लस आ, एक प्लस एक एक एक, अ प्लस ए आई। यदि अ का लोप कर दे तो नीर प्लस ज नीरज की जगह नीर प्लस ज निर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार स्वनिमिक स्तर पर हिंदी के शब्दों को व्यंजनात् न मानकर अकारांत मानना सुविधाजनक होगा। कुछ अपवाद के रूप में इतिहास में इक प्रत्यय लगाने पर ऐतिहासिक बनता है तो स में अलाप के कारण ही। अतः यह एक विवाद का विषय है जिस पर अध्ययन चल रहा है। शब्द मध्य में अलोप की स्थिति। शब्द रचना के क्रम में कुछ स्थितियां में प्राय अलुप्त हो जाता है। अतः मध्य में अलोप के नियम की प्रकृति कुछ इस प्रकार है। चमकना, चमकता, चमकेगा। समझते, समझे। सिमट, सिमटती, सिमटी। यहाँ लिखित रूप में तीनों वर्ग में आ की सत्ता मिलती है, लेकिन उच्चारण के स्तर पर तीन में म से अ का लोप कर उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार औरत, औरतों, औरतों। खबर, खबरों, खबरों। नमक, नमकीन, नमकीन। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने मध्य अलोप के नियम को निम्नलिखित रूप में दिखाया है। यह नियम उसी स्थिति में लागू होते हैं जब अपूर्व स्थिति में एक से अधिक व्यंजन न हो। यदि अ का पहला व्यंजन गुच्छ हुआ तो अ का लोप नहीं होगा। पुस्तक, पुस्तकों, अक्षर, अक्षरों आदि। साथ ही यह नियम अ के बाद गुच्छ आने पर भी लागू नहीं होगा। इस नियम पर कई आक्षेप भी लगा गए। आक्षेप लगाने वाले विद्वानों का कहना है कि ऐसी कई स्थितियां जब अलोप की स्थिति तो रहती है लेकिन उसके बाद का स्वर दीर्घ नहीं रहता। मंजरी ओहाल के अनुसार अलोप में किसी कई स्थितियों आती हैं जब दीर्घता आवश्यक नहीं रहती। उदाहरणस्वरूप चिपक प्रसन चिपकन, धड़क प्रसन धड़कन। अतः अलोप की समस्या केवल उच्चारण के संदर्भ में है। लिखित रूप में अ का लोप अत्यंत ही अव्यवहारिक लगेगा। विद्वान का मत अवश्य ही उन्हीं है, अतः यह समस्या भी अत्यंत विचारणीय है। उसके बाद हम देखते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, ड ढ की समस्या। हिंदी की ये दो नई ध्वनियाँ हैं जिनका संस्कृत में अभाव रहा है। ये ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। उच्चारण के क्रम में जीभ लपेट खाकर मूर्धा छूती हुई नीचे गिरती है। घोषत्व की दृष्टि से दोनों में ही घोष ध्वनि है, किंतु प्राणतत्व की दृष्टि से ढ महाप्राण तथा ढ अल्पप्राण है। दोनों का ही प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, मध्य और अंत में प्रयोग होता है। उत्क्षिप्त ध्वनियों के विषय में विवाद यह है कि इसे स्वतंत्र स्वनिम माना जाए अथवा ड तथा ढ का सस्वन उपस्वन माना जाए। उत्क्षिप्त ध्वनियों के विषय में यह कहा गया है। इसके विषय में परंपरागत स्वनिम वैज्ञानिकों में कामता प्रसाद, गुरु अशोक केलकर आदि विद्वान इसे स्वतंत्र स्वनिम मानने के पक्ष में है, तो कैलाश चंद्र भाटिया, वीरा जगन्नाथन आदि डॉक्टर आदि ड और ढ के उपस्वन मानने के पक्ष में है। निष्पादक स्वनिम विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार इस समस्या पर विचार करते हुए रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने ढ ढ को स्वतंत्र स्वनिम न मानकर ड ढ से परिवर्तित माना है।
अर्थात जब ये मूल व्यंजनों दो सुरों के बीच आ जाते हैं तो ढ ड ढ हो जाते हैं, जैसे कुष्ठ कुढ़ कोढ़, वाटिका वाड़ी, घोटिका घोड़ियों घोड़ी, वृद्ध वृद्ध वृद्धा और वृद्धा इत्यादि। क्योंकि इन दोनों के बीच न्यूनतम विरोध युग्म का अभाव है, अतः विद्वानों द्वारा ढ तथा ढ को ड ढ के उपस्वन स्वीकार लिया जा गया है। नासिकीय ध्वनियों की समस्या। नासिकीय ध्वनि के उच्चारण में वायु नासिका विवर से होकर भी बाहर निकलती है। नासाज विवर का सार्थक उपयोग कर उच्चरित ध्वनियों को संस्कृत आचार्यों ने 3 भागों में बांटा है: नासिकीय, अनुस्वर और अनुनासिक। नासिकीय ध्वनियाँ स्वर तथा व्यंजन दोनों ही हो सकती है। 2 प्रकार की नासिकीय ध्वनियाँ होती हैं। पहला है अनाश्रित नासिकीय ध्वनियाँ। वे व्यंजन ध्वनियों जो बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र उच्चारणात्मक प्रकृति की होती हैं, अनाश्रित नासिकीय कहलाती हैं। हिंदी में म, न तथा ण पूर्णतः अनाश्रित नासिकीय ध्वनियाँ हैं। इन तीनों में व्यतिरिक्त वितरण देखा जा सकता है, अतः ये तीनों स्वतंत्र स्वनिम है। इनमें न, म आदि या 2 स्वर के बीच में आ सकते हैं, किंतु अण का प्रयोग आदि स्थिति में नहीं मिलता। साथ ही तत्सम शब्द तक ही सीमित है। बोलचाल में न का ही व्यवहार होता है, यथा न, न और म का प्रयोग। नाम, आम, राम, काम, कमल, माला, नल, हानि, मन, तन, बन आदि। कण, कन, रण, रन, वाण, बाण। न तथा म ध्वनियों के महाप्राणीकरण का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है, यथा न का नह तथा म का मह के प्रयोग में न्यूनतम विरोधी युग्म मिल जाते हैं, जैसे तुम, तुम्हारे, कुमार, कुम्हार, काना, कान्हा आदि। ये स्वतंत्र स्वनिम है। द्वितीय है आश्रित नासिकीय ध्वनियाँ। आश्रित नासिकीय के अंतर्गत वे ध्वनियाँ आती हैं जो स्वतंत्र में उच्चरित नहीं होती। इसके अंतर्गत अनुस्वार तथा अनुनासिक आते हैं। अनुस्वार को बिंदु लगाकर सांकेतिक करते हैं। यह एक परिवेशजन्य प्रयोग वाली ध्वनि है। सभी व्यंजन वर्गों अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि के पंचाक्षरों में पंचमाक्षरों के बाद यदि उन्हीं के वर्ग का कोई वर्ण आया हो तो उनका प्रयोग के रूप में लिखकर कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी के मानकीकरण के संदर्भ में भी इसे उचित ठहराया है। स्वनिमिक व्यवस्था के संदर्भ में इसकी प्रकृति आर की स्वनिम की होती है। इसके कुछ नियम भी बनाए गए हैं। व्यंजन पूर्व स्थिति में भी और सी शब्द में भी, यहाँ भी स्वर सी व्यंजन अंतिम अथवा शून्य प्रथम नियम के अनुसार। दंत दंत, कंपन कंपन, पंडित पंडित। दूसरे नियम से अहम अहंता अहंता, सम संताप संताप। यहाँ भी नियम ने भी माँ के रूप में उच्चरित होगा, लेकिन जब उसे अन्य रूपी बनाते हैं तो प्रथम नियमानुसार परिवर्तित व्यंजन के अनुरूप होगा। अनुनासिकताएं, यह नासिकीय रंजित स्वर के अभिलक्षण है। स्वर को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: मौखिक, जिसके उच्चारण में नासा विवर बंद हो जाता है, तथा दूसरे नासिकीय, जिसके उच्चारण में वायु का प्रभाव मुख के साथ नासा विवर में होता है। हिंदी के सभी स्वर सानुनासिका हो सकते हैं। इन्हें चंद्रबिंदु लगाकर लिखा जाता है। अ चंद्रबिंदु अम, हंस, आ छाव, ई खिंचाई, बड़ी सींच, बड़ियों में लगे तो उंगली, ऊ ऊंट इत्यादि। जब स्वर के ऊपर मात्रा होती है
तो अनुनासिकता को चंद्र बिंदु के द्वारा न पकड़कर केवल बिंदु के द्वारा लिखते हैं। हिंदी में अनुनासिक के 3 संदर्भ देखे जा सकते हैं: विभक्ति परक संदर्भ, स्वनिमिक संदर्भ, स्वनिक संदर्भ। विभक्ति परक संदर्भ में इसका संबंध व्याकरणिक कार्य से होता है। यहाँ संज्ञात पदों एवं क्रियापदों को बहुवचन बनाने में काम आता है। स्वनिमिक संदर्भ के अंतर्गत इसमें न्यूनतम विरोधी युग्म मिल जाते हैं, अतः इसे स्वतंत्र स्वनिम माना जा सकता है। स्वनिक सत्र पर अर्थात उच्चारण स्तर पर स्वर व्यंजनों के संपर्क में सानुनासिक हो जाता है, किंतु लेखन स्तर पर यह संभव नहीं। अनुनासिकता का विकास हिंदी भाषा की विकास अथवा परिवर्तन का द्योतक है। चंद्र, चंद, चंद और चांद, कांस्य, कांस्य और कांसा, श्वास, सास और सांस, श्यामल, सांवला और सांवला, अर्थात अनुनासिकता हिंदी की विशेषता है। यह भाषा सरलीकरण अथवा व्यंजनगुच्छ, व्यंजन अनुस्वार, पूर्ववर्ती दीर्घ, नासिकीय कृत में परिवर्तित हो गया है। कुछ विद्वान अनुनासिकता को अलग अलग मानने के पक्ष में है, तो कुछ अनुस्वार के अनुनासिकता का विकास मानते हैं। अनुस्वार जहाँ एक व्यंजन एक ध्वनि है जिसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जबकि अनुनासिक स्वर की विशेषता है स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर प्रकट किया जाता है। तत्सम शब्द में अनुस्वार लगता है तथा उनके तद्भव रूप में चंद्रबिंदु। इन दोनों में विरोधी युग्म नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा का विकास है तथा अंगुष्ठ, अंगूठा, दंत, दांत, अंत्र, आंत आदि महाप्राण ध्वनियों की समस्या विद्वानों के बीच एक विवादास्पद रूप लेकर उपस्थित हुई है। विवाद यह है कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। समस्या यह है कि महाप्राण व्यंजन को एक ध्वनि माना जाए या अल्प प्राण और महाप्राण का संयुक्त रूप। इस विवाद को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। किशोरीदास, वाजपेयी, हांकिट, गमपर्ज, केलकर आदि विद्वानों ने इन्हें अल्प प्राण व्यंजन तथा महाप्राणत्व का गुच्छ मानते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव आदि विद्वानों ने परंपरागत आधार पर महाप्राण व्यंजनों को एक ही ध्वनि माना है। ग्रीनवर्ग के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि किसी भाषा की स्वनिमिक व्यवस्था के आधार पर ही इस बात का निर्धारण हो सकता है कि उस विशेष भाषा में किसी महाप्राण व्यंजन को एक मूल व्यंजन माने या व्यंजना गुच्छ। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से ऐसा देखने को मिल जाता है कि अल्प प्राण में ह के संयोग से महाप्राण का निर्माण होता है। उदाहरणस्वरूप सब युक्त ही सभी, तब युक्त ही तभी। ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं जब महाप्राण व्यंजन से अल्प प्राण को निकाल देते हैं तो ह बच जाता है। यह भाषा विकास के रूप में देखा जा सकता है। मुख, मुँह, दधि, दही, आभिर, आहिर, इस प्रकार महाप्राण व्यंजन से ह को निकाल देते तो अल्प प्राण बन जाता है। भूख, भूख, हाथ, हाथ, इस प्रकार के उदाहरण बोलचाल में मिलते हैं। ध्वनि के वर्गीकरण में मह न ध्वनि को भी न्यूनतम विरोधी युग मिल जाते हैं, जो क्रमशः म तथा न के महाप्राण रूप है, अर्थात तुम ही, इन्हीं, इन्हीं। अंग्रेज भाषा में भी के से क का तथा ख से ख का बोध करते हैं तथा ह का स्पष्टतः महाप्राणीकरण का ह से संबंध है। फिर भी महाप्राण ध्वनि को लेखन स्तर पर व्यंजन गुच्छ मानना उचित नहीं है। उनके अनेक विद्वानों ने इसे एकल व्यंजन ही माना है। आलोप के नियम को महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के संदर्भ में यह मालूम करने के लिए लगाया जा सकता है कि व्यंजन गुच्छ है अथवा नहीं। यथा अगर ये एकल व्यंजन है तो आ का लोप उसी प्रकार हो जाना चाहिए जैसे कि पलकों, औरतों और सन की, और अगर वे व्यंजन गुच्छ है तो लोप का नियम उसी प्रकार इन शब्द पर भी नहीं लागू होना चाहिए
इस प्रकार पुस्तकों और पलकों पर नहीं लागू होता। उदाहरण, उथला अलोप हो जाता है, बैठक बैठकों अलोप हो जाता है, उझल उझला अलोप होता है, परख परखा अलोप होता है। अतः स्पष्ट है कि महाप्राण ध्वनि व्यंजन गुच्छ के रूप में अगर वे व्यंजन गुच्छ होती तो उपयुक्त उदाहरण में अलोप नहीं होता। अतः स्वनिमिक धरातल पर हिंदी महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ व्यंजन गुच्छ नहीं है बल्कि एक एकल स्वनिम है। तो पाठकों तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। ये पाठ जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें स्वनिम और स्वनिमिक और सभी जो स्वर के जो है उसके बारे में जानना है। ये पूरा सारांश था, तो आप इसे बार बार सुनिए, पढ़िए। जो पेजेस दिए गए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे देख देख कर पढ़िए तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं समझ नहीं पाओगे। और कहीं के थोड़ा सा उच्चारण में कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और इसलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई। तो सभी दर्शक पाठकों से मेरा निवेदन है कि 100 सब्सक्राइब करने के लिए मुझे मदद कीजिए। आपकी मदद से ही ये हो पाएगा, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास हैं। तो आप मुझे हेल्प कीजिए 100 सब्सक्राइबर बनने के लिए, और आप ही ये कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के अनुसार मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कोई देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप ये 100 सब्सक्राइब करने के लिए मुझे मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।